हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन के बारे में। पार्ट 1 होने वाला है वीडियो का। ये ज्योग्राफी की सेकंड बुक शुरू कर चुके हैं हम। जल्दी ही में भी 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर हम इसे भी खत्म कर देंगे, तो सभी बच्चे फॉलो करते रहे। इसी के साथ आपका ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। जैसे ये बुक्स खत्म हो जाएगी, नोट्स हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फटाफट से हम चैप्टर शुरू करते हैं। सिंपल सा चैप्टर है। जो जो कॉन्सेप्ट्स आपने पहले पढ़े थे, अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम भारत के द्वारा क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, यानी भारत की वही डिटेल्स जानेंगे। तो जनसंख्या वितरण, उसको प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या का घनत्व, फिर भारत के बारे में पूरे जनसंख्या घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे, फिर जनसंख्या वृद्धि, ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा। और पार्ट 2 के अंदर हम जनसंख्या संगठन और पूरे संगठन और किशोरों की समस्या, राष्ट्रीय युवा नीति, सबके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा और जल्दी जल्दी हम इस वाली बुक को भी खत्म कर देंगे। तो बात करते हैं जनसंख्या के वितरण के बारे में। तो जनसंख्या वितरण से अभिप्राय है किसी विशेष क्षेत्र में लोगों के वितरण से, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र के अंदर लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, उसी को बोला जाता है क्या, जनसंख्या वितरण। अगर हम आसान भाषा में समझे तो एक क्षेत्र के अंदर लोग कितनी संख्या में रहते हैं और कहाँ रहते हैं, उसी को बोलते हैं जनसंख्या वितरण। जैसे भारत में हम बात करें तो कुछ क्षेत्र जैसे कि शहर हो गए, जैसे कि दिल्ली वगैरह हो गए, मुंबई वगैरह हो गए, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ गांव वाले क्षेत्र या जो थोड़े से अंडर डेवलप्ड क्षेत्र हैं, वहाँ पर कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है जनसंख्या का वितरण, यानी जनसंख्या किस तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटी हुई है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर जनसंख्या वितरण को प्रभावित क्यों करते हैं, यानी आखिर कोई व्यक्ति, कुछ लोग एक जगह पर ज्यादा क्यों रहते हैं और दूसरी जगह पर कम क्यों रहते हैं। तो ये आपको तब समझ आएगा जब आपको ये समझ आ जाए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति कहीं पर रहता है या कहीं पर नहीं रहता। जैसे भौगोलिक कारक क्या क्या हो सकते हैं, देखिए जल की उपलब्धता, लोग वहां पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर जल उन्हें आसान से मिल जाए। इसीलिए आपने देखा होगा जो शुरुआती सभ्यताएं थी वो भी एक ऐसी या नदी वगैरह के आसपास विकसित हुई थी, क्योंकि उन क्षेत्रों के आसपास क्या होता था, जल की उपलब्धता होती थी, और जल तो बेसिक नीड है ना। तो जहां पर जल की उपलब्धता रहती है वहां पर लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो जल की उपलब्धता एक बहुत बड़ा कारण है, भौगोलिक कारण है, जिसकी वजह से लोग कुछ क्षेत्रों में ज्यादा रहते हैं और कुछ क्षेत्रों में कम रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप देखो तो राजस्थान जैसे क्षेत्र में, जो कि एक डेजर्ट वाला इलाका है, वहां पर लोग कम रहते हैं, जबकि दिल्ली जैसे क्षेत्र में लोग ज्यादा रहते हैं जल की उपलब्धता की वजह से। भू आकृति, भू आकृति का मतलब होता है कि क्षेत्र कैसा है। तो मैदानी भागों में लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम पहाड़ वगैरह देखें तो वहां पर लोग रहना कम पसंद करते हैं। इसी वजह से पहाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या कम होती है और दूसरी तरफ जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है। नेक्स्ट होता है जलवायु। जलवायु का मतलब होता है कि वहां पर मौसम कैसा है, यानी एक विशेष क्षेत्र में मौसम कैसा है। तो जहां पर सम जलवायु होती है, सम जलवायु का मतलब ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज्यादा ठंड पड़ती है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनमें रहना कंफर्टेबल होता है। जबकि इसकी तरफ अगर हम पहाड़ों पर देखें ठंड ज्यादा पड़ती है, ठीक है, या फिर अन्य क्षेत्रों में देखें जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो ऐसे में लोग वहां पर रहना पसंद नहीं करते। इसके अलावा मृदा, मृदा क्यों जरूरी है, देखिए एक जो सामान्य व्यक्ति है, मुख्य रूप से जो मानव जाति है, वो किस पर जीवित रहती है, कृषि पर। कृषि एक मुख्य संसाधन है, ठीक है, जिसके द्वारा यानी खाद्यान्न की जो उन्हें क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो अगर कृषि के लिए क्या जरूरी है, मृदा जरूरी है। तो जहां पर मृदा उपजाऊ होती है वहां पर जनसंख्या हमेशा क्या होती है, ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट होते हैं आर्थिक कारक। तो खनिज वगैरह जहां पर ज्यादा होते हैं तो खनिज को निकालने के लिए वहां पर रोजगार मिल जाता है, इसीलिए लोग रोजगार की वजह से उन क्षेत्रों में ज्यादा रहते हैं। नगरीकरण, यानी कि शहरीकरण जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, जैसे आप इंडिया में भी देखें तो जो शहर वाले इलाके हैं वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं, जबकि गांव वगैरह में जनसंख्या क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा औद्योगिकरण, औद्योगिकरण का मतलब वही हो गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है, इंडस्ट्रीज कितनी है। इससे ये होता है कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतने ज़्यादा लोग वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि उन्हें क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इसके अलावा धार्मिक महत्व की कुछ जगहें होती हैं जो कि क्या होता है, जो कि जैसे तीर्थ स्थान वगैरह होते हैं, जैसे आप मथुरा का उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अशांति, अगर किसी क्षेत्र में अशांति होगी तो वहाँ पर लोग कम रहेंगे। दूसरी तरफ जहाँ पर एक शांत वातावरण होगा, सामाजिक स्थितियाँ अच्छी होंगी, वहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। अगर खराब सामाजिक वातावरण होगा, ठीक है, तो वहाँ पर लोग रहना कम पसंद करेंगे। दूसरी तरफ अगर सामाजिक वातावरण सामान्य होगा, अच्छा होगा, तो वहां पर रहना लोग ज्यादा पसंद करेंगे। इसके बाद आते हैं राजनीतिक कारण। तो देखिए अगर अस्थिर राजनीतिक स्थिति होगी, अस्थिर राजनीतिक स्थिति का मतलब हो गया कि राजनीतिक व्यवस्था सामान्य नहीं होगी, तो लोग वहां पर कम रहना पसंद करेंगे। और अगर खराब कानूनी व्यवस्था होगी तो वहां पर भी कम रहेंगे। इसके बजाय वो ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर राजनीतिक व्यवस्था अच्छी हो और कानूनी व्यवस्था भी अच्छी हो। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, वितरण पढ़ लिया हमने, अब हम घनत्व के बारे में पढ़ेंगे।
तो पहले ये समझते हैं कि आखिर घनत्व होता क्या है। तो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब जनसंख्या घनत्व निकालते कैसे? तो देखिए हम क्या करते हैं, कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लो जनसंख्या कितनी है? 10 लाख है। अब उसमें से जो क्षेत्रफल है वो 10,000 वर्ग किलोमीटर है, तो 10 लाख को 10,000 से भाग दे दोगे तो आपके पास कितना आएगा? 100। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 100 लोग रहते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं? इसे ज्ञात करते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, क्योंकि हमें तो भारत के बारे में समझना है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी जो हमारी लास्ट जनगणना थी वो कब हुई थी? 2011 में। और उसके अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे के अंदर कितने लोग रहते हैं? 382 लोग रहते हैं। ठीक है, अगर हम तुलना के लिए देखें तो 1951 में जब हमारे देश की स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी, यानी स्वतंत्रता के बाद, तो उस समय ये जनसंख्या घनत्व कितना था? 117 था। अगर आप अंदाजा लगाएं तो ये अब तक कितना हो चुका है? लगभग 3 गुना हो चुका है। आगे देखते हैं, अब भारत में राज्यों की श्रेणियां क्या है जनसंख्या घनत्व के अनुसार? तो देखिए जो भारत है वो एक बहुत बड़ा देश है। ठीक है, अब वहां पर जो राज्य है ना, वहां पर भी जनसंख्या अलग अलग रूप से वितरित है। इसी वजह से क्या होता है कि भारत के हर राज्य का जनसंख्या घनत्व अलग अलग है, क्योंकि जनसंख्या अलग अलग रूप से वितरित है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। तो इस आधार पर हम मुख्य 3 रूप के क्या करते हैं? 3 भागों में राज्यों को बांट देते हैं। पहले राज्य तो वो है जहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, यानी जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। पहला हो गया उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु, इन सबके जनसंख्या घनत्व भी इनके आगे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आते हैं कौन से? मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले, यानी जहां पर मीडियम है, जैसे हरियाणा, झारखंड, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात और असम। और निम्न यानी जहां पर बहुत ज्यादा कम है, वो कौन कौन से? पहला है अंडमान निकोबार और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? 3 कैटेगरीज में बांट देते हैं, उच्च जनसंख्या घनत्व, मध्यम जनसंख्या घनत्व और निम्न जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने की, भारत में जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। और जो सबसे ज्यादा है वो कहाँ का है? वो दिल्ली का है, जो कि कितना है? 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। अब बात आती है जनसंख्या वृद्धि। देखिए हमने वितरण पढ़ लिया, घनत्व पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है किसके बारे में? वृद्धि के बारे में। तो किसी क्षेत्र में एक विशेष समय के दौरान जनसंख्या में जितना परिवर्तन होता है ना, उसे जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। अब वृद्धि को हमेशा सब लोग समझ लेते हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। जितना चेंज होता है, बढ़े चाहे घटे, हम उसे हमेशा क्या बोलेंगे? जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे। ठीक है, अगर उस क्षेत्र की जनसंख्या उस दौरान बढ़ जाती है तो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी, और अगर घट जाती है तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर 100 है, ठीक है, तो अगर परिवर्तन होगा, यानी जनसंख्या में जितना परिवर्तन होगा उसे वृद्धि कहेंगे। अगर बढ़ के 110 हो गई तो इसे हम धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कह देंगे, या घटकर 90 हो गई तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कह देंगे। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि का बेसिकली मतलब होता है जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। तो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? तो अगर एक समय के दौरान किसी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती है तो उसे धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कह देते हैं, और अगर जनसंख्या घटती है तो उसे क्या कह देते हैं? ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कह देते हैं। अब हमें यह समझना है कि जनसंख्या बढ़ती या घटती कैसे है, बढ़ती या किसी क्षेत्र की घटती कैसे है। तो पहला होता है जन्म दर और दूसरा मृत्यु दर। देखिए अगर जन्म दर ज्यादा होगी, यानी ज्यादा लोग पैदा होंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, और अगर मृत्यु दर ज्यादा होगी तो ज्यादा लोग मरने लगेंगे और जनसंख्या क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो ऐसे ही करके 1 बाय 1 समझ लेते हैं। जन्म दर क्या होता है? तो जन्म दर का मतलब होता है 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चे, यानी 1000 स्त्रियों ने जितने जीवित बच्चों को जन्म दिया ना, उसी को जन्म दर बोलेंगे। यानी अगर हम मान लें कि 1 साल के दौरान 1000 स्त्रियों ने 20 जीवित बच्चों को जन्म दिया, तो उस क्षेत्र की जन्म दर कितनी होगी? 20 होगी। मृत्यु दर भी सेम ऐसी होती है। हर 1 वर्ष के दौरान 1000 लोगों में से कितने लोगों की मृत्यु हो गई? तो अगर 1000 लोगों में से 10 लोगों की मृत्यु हो गई तो वो क्या हो जाएगी? वहां की मृत्यु दर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसे नापा जाता है। तो अगर हम भारत में देखें जनसंख्या की वृद्धि के बारे में, तो इसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है, यानी 4 अलग अलग फेजेस में बांटा जाता है। अवस्थाएं हैं इसकी चारों समझेंगे 1 बाय 1। सबसे पहली अवस्था है 1901 से 1919 तक। ठीक है, या फिर आप इसे 1920 तक भी कह सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट तो फिर 21 से शुरू हुई थी। तो 1901 से 1921 तक, इस दौर में क्या हुआ था? भारत की जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी ना, वो निम्न थी। इस दौर में क्या हुआ? जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक भी थी, यानी ऐसा हो रहा था कि लोग पैदा कम हो रहे थे और मर ज्यादा रहे थे। तो अल्टीमेटली जनसंख्या बढ़ने की जगह क्या हो रही थी? घट रही थी। इस दौर में भारत में जन्म और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे और बहुत सारे लोग क्या हो जाते थे? मर जाते थे। ऐसा इसीलिए था
यानी जन्म दर और मृत्यु दर इसीलिए उच्च थी क्योंकि पहली बात तो स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं क्या थी, बहुत ज़्यादा खराब थी, जिस वजह से बहुत सारे लोग छोटी मोटी बीमारियों से मर जाते थे। नेक्स्ट क्या था, अशिक्षित लोग ज़्यादा थे जिस वजह से जन्म दर ज़्यादा थी, ठीक है। और आवश्यक वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता नहीं थी, या फिर अगर थी भी तो वो असमान वितरण था, यानी कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा था और कुछ लोगों के पास बहुत कम था, जिस वजह से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या थे, उच्च थे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो दूसरी अवस्था आती है। तो पहली वाली स्टेज क्लियर हो गई, फिर आई दूसरी स्टेज, कहाँ से, 1921 से 1951 तक। अब इस दौर के अंदर निरंतर वृद्धि हुई, यानी मृत्यु दर कम हो गई और जन्म दर बढ़ गई। अब क्योंकि जन्म दर बढ़ गई तो मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा होने लगे और मृत्यु दर कम होने से कम लोग मरने लगे, तो जनसंख्या क्या होने लगी, बढ़ने लगी। तो इस दौर के अंदर भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि हुई, यानी कि एक सामान्य रूप से जनसंख्या वृद्धि होती रही, ठीक है। पिछली अवस्था की तुलना में वृद्धि दर क्या थी, ज़्यादा थी, यानी बढ़ोतरी ज़्यादा हो रही थी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि देश में देखो पहले तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आया और देश में स्वच्छता बढ़ी। अब स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी तो उससे क्या हुआ कि लोगों की मृत्यु दर कम हो गई, स्वच्छता बढ़ने की वजह से भी बीमार होना कम हो गया और मृत्यु दर कम हो गई, और जन्म दर समान बनी रही, जिस वजह से क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि तेज हो गई। पहली बात मान लीजिए मृत्यु दर इतनी थी, अब जो आपकी जन्म दर थी वो इतनी थी और मृत्यु दर क्या हो गई, कम हो गई, तो अल्टीमेटली बात है कि जनसंख्या क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। फिर आई तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था आई आज़ादी के बाद 1951 से 1981। इस दौर में क्या हुआ कि इस दौर में भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, इसीलिए इसे जनसंख्या विस्फोट की अवधि भी कहा जाता है, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो इस दौर में क्या हुआ कि भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर जो थी ना वो सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो सरकार आई, अब जो नई सरकार बनी देश के अंदर, भारत की अपनी सरकार बनी, तो उन्होंने क्या किया, कल्याणकारी नीतियों को अपनाया, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आया, जिससे मृत्यु दर बहुत ज़्यादा गिर गई, ठीक है। और मृत्यु दर गिर गई यानी लोगों का मरना कम हो गया, पर जन्म दर तो उतनी थी, इस वजह से क्या हुआ, बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ने लगी। अब जो चौथी अवस्था है वो वर्तमान की चल रही है, यानी 1981 से जो अब तक चल रही है इसे बोलते हैं चतुर्थ अवस्था, 1981 में, ठीक है। तो इस दौर में क्या हुआ, धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि दर घटने लगी, यानी जो बढ़ने की दर थी वो घटने लगी। क्यों घटने लगी, क्योंकि जन्म दर नीचे आने लगी, ठीक है। शिक्षा का प्रसार हुआ, विवाह की औसत आयु में क्या हुई, वृद्धि हुई, और लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार आने लगा, जिस वजह से क्या होने लगा कि बच्चे कम पैदा होने लगे और अल्टीमेटली जन्म दर कम होने लगी, और इस तरीके से जनसंख्या क्या हो गई, लगभग स्थिर होने की अवस्था में आ गई, ठीक है। अब अगर हम भारत में जनसंख्या वृद्धि भी देखें तो यहाँ पर भी आपको क्षेत्रीय विभिन्नता मिल जाएगी, ठीक है। यानी आपको समझ आ गया होगा कैसे उस दौर से लेकर अब तक भारत में जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक है। अब हमारे को देखना है कि क्षेत्रीय विभिन्नता क्या है। क्षेत्रीय विभिन्नता का मतलब है कि कुछ हमेशा ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होती है जबकि अन्य क्षेत्रों में कम होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जैसे केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में क्या है, जो जनसंख्या की वृद्धि दर है ना वो काफ़ी कम है, यानी धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है। जबकि कुछ अन्य राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण यही है कि जो अलग अलग राज्य हैं भारत के अंदर, उनके अंदर स्वास्थ्य सेवाएं, वहाँ की सेवाएं, वहाँ की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सब कुछ क्या अलग अलग है। तो इस वजह से लोगों के विकास का स्तर अलग अलग है, सुविधाएं अलग अलग है, जिस वजह से जनसंख्या की वृद्धि दर भी क्या है, अलग अलग है। तो ये पहला पार्ट आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। दोनों पार्ट्स देखिएगा, चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नोट्स का लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या नोट्स के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए, और एक लाइक छोड़ कर जाइए क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।